2016 नीट फेज 1 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल आर whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस तो कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है। आपसे अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इस डिस्क से एक छोटा सा पार्ट कट किया गया है। ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस स्मॉल कैपिटल आर हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट। जिसकी रिम कहाँ से आती है? सेंटर से ही पास होती है। तो यहाँ से एक छोटा सा होल कट किया गया है जिसकी रिम जो है जिसकी रिम जो है वो सेंटर से पास होती है। यहाँ से पास होती है, आपका सेंटर हो गया ओ। अब ये कहा गया है कि जब आपने पार्ट काट लिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, इसका इस सेंटर से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होगा I = I टोटल माइनस I रिमूव्ड। टोटल में से जो हटाया गया है उस एक्सिस के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो और उसको माइनस कर दो, वो आपके पास I रिमेनिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा I रिमेनिंग। ठीक है, तो I टोटल। अब एक डिस्क की बात की जाए तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 12 mr² माइनस I रिमूव्ड अपने को चाहिए। तो अब देखते हैं ये I रिमूव्ड कितना होगा, वहाँ से अपन I रिमेनिंग फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क का मास आपको चाहिए। पूरी डिस्क का मास m था, रेडियस r थी। ये जो आपने पार्ट काटा है इसका डायामीटर r है। ये जो डायामीटर है दिस इज r। तो रेडियस क्या हो जाएगी? r/2। मास कितना होगा वो अपने को देखना है। तो पहले तो अपन इसका मास निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, वो तो इक्वल ही होगी क्योंकि डिस्क है। तो डिस्क में तो मास डेंसिटी हर जगह सेम चलती है। तो σ1 = σ2 मान लेते हैं। पहले आपके पास सिग्मा होगा मास m एंड डिस्क का एरिया πr²। बाद में मास ले लेते हैं m'/π। रेडियस कितनी हो गई? आधी, क्योंकि डायमीटर था ना r, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा m' × 4/πr²। क्या कैंसिल होगा? तो दिख ही रहा है आप लोगों को, πr² से πr² कैंसिल और m' आपके पास यहाँ से आ जाएगा m/4, m/4। ये आपके पास में m' आएगा। ठीक है, अब I रिमूव्ड चाहिए। कौन सी एक्सिस के अबाउट? तो सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो उसको निकालते हैं। तो देखिए, I रिमूव्ड की बात करते हैं। I रिमूव्ड आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले तो जो आपने डिस्क का पार्ट काटा है वो भी एक सर्कुलर डिस्क ही है। इसका खुद के सेंटर के अबाउट हो जाएगा ICM प्लस इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्टेंस d हो जाए तो md², मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो ICM + md², ICM + md², m की जगह m'। ICM क्या होता? तो डिस्क ही है, काटी है आपने भाई। एक डिस्क से जो सर्कुलर पार्ट कटेगा वो भी तो डिस्क होगा। तो उसके लिए 1/2 m' r' प्लस m' d²। यहाँ से 1/2 m' की जगह हो गया m/4 जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये रहा। ठीक है, r' की जगह r/2 का स्क्वायर प्लस m' की जगह m/4 और d की जगह r/2 का स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा 1/32 mr² प्लस 1/16 mr² which will be equal to 3/32 mr²। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया I रिमूव्ड। ये रिमूव्ड पार्ट का, हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आपको किसका चाहिए? आपको तो चाहिए था रिमेनिंग पार्ट का, तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए।
आई रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा ½ mr² माइनस 3/32 mr², जो कि रिमूव्ड पार्ट का था। ठीक है, अपन ने ये कैलकुलेट किया है रिमूव्ड पार्ट का 3/32 mr²। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, आपके पास ये वैल्यू है, बन जाएगी आई रिमेनिंग। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 32 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 - 3 बनेगा ऊपर, तो 13/32 mr²। ये आपके पास में आंसर आपको मिलेगा 13/32 mr²। मतलब आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, अ डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस roll off on two inclined planes of same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? आपको कहा गया है एक डिस्क और एक स्फीयर है जो कि रेडियस तो सेम है लेकिन मासेस अलग अलग हैं। ये दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आते हैं। इन दोनों प्लेन्स का जो एल्टीट्यूड एंड लेंथ है वो सेम है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बॉटम पर सबसे पहले आएगा। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आना है। हाइट अपन कंसिडर कर लेते हैं h। क्वेश्चन में बोला है एल्टीट्यूड एंड लेंथ सेम है। अब जब ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आता है तो इसका टाइम लगता है √2h 1 + k² अपॉन r², 1 अपॉन साइन थीटा। ये टाइम होता है नीचे आने का। अब देखो यहाँ पर मास का कोई भी रोल नहीं है, तो चाहे ऑब्जेक्ट के मास डिफरेंट हो या सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हाइट दोनों की सेम है, थीटा दोनों के सेम है। अब आपसे पूछा क्या गया है नीचे कौन आएगा, पहले नीचे कौन आएगा, तो किस पर डिपेंड करता है, k² अपॉन r² पर। जिसका k² अपॉन r² ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम भी ज़्यादा होगा। तो नाउ फॉर डिस्क के लिए k² अपॉन r² इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। एंड फॉर स्फीयर के लिए k²/r² होता है 2/5 मतलब 0.4। किसके लिए k² अपॉन r² ज़्यादा है, डिस्क के लिए, तो डिस्क को टाइम ज़्यादा लगेगा, स्फीयर को टाइम कम लगेगा क्योंकि इसके लिए k² अपॉन r² 0.4 है जो कि कम है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, बॉटम पे पहले कौन आएगा, तो स्फीयर आएगा क्योंकि उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन एंड उसकी रेडियस का रेशियो कम है। तो k² अपॉन r² कम होने से डी ऑप्शन आपको मिलेगा स्फीयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ लाइट रोड ऑफ लेंथ L हैज़ टू masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the road and passing through the center of mass is। एक रोड है जिसकी लेंथ L है और लाइट रोड है तो उसका खुद का कोई भी मास नहीं होगा। इस पर दो मासेस m1 m2 अपोजिट एंड्स पर कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है सिस्टम का, किसके अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर तो है रोड के और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो आपके पास में कोई एक रोड है, इस रोड का ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। यहाँ हो गया m1 मास एंड यहाँ है आपके पास m2। अब टोटल रोड की जो लेंथ है दैट इज L, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस एक्सिस के अबाउट जो कि रोड के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जाती है, उसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। m1 m2 से हमें डिस्टेंस पता नहीं है, अगर मासेस इक्वल होते तो ये डिस्टेंस हाफ हो जाती, L/2 हो जाती, लेकिन मासेस डिफरेंट है इसलिए डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी। एक को x मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी L - x। ठीक है, अब पहले तो हमें ये x और L - x निकालना है ताकि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले देखिए ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास। ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। अपन इसको ओरिजिन पे कंसिडर कर सकते हैं।
ओरिजिन पे अगर कंसिडर किया तो अपने पास x और l माइनस एक्स दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे कंसिडर करते ही सेंटर ऑफ मास की अपन लोकेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। RCM का फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये तो फॉर्मूला होता है RCM का, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का। अब ये तो अपन ने माना है ओरिजिन पे है, m1 की जगह m1, r1 की जगह माइनस एक्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है। आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस एक्स, ठीक है, प्लस m2 l माइनस एक्स अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से m1x आपको मिलेगा m2 l माइनस एक्स के, जिसे और सॉल्व करके m2l माइनस m2x लिख सकते हैं। x वाली टर्म को एक साइड लाओगे तो m1 प्लस m2x इज इक्वल टू m2l, तो x आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2। इसी से अगर आप l माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू भी आ गई, l माइनस एक्स की भी आ गई। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो रोड जाती है, परपेंडिकुलर रोड जाती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई हो जाएगा आपके पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला यही है, m1 की जगह m1, r1 की जगह r1 की जगह x। r1 की जगह कौन था भाई? m1 के साथ तो x है ना। हाँ, तो आपके पास हो जाएगा m2 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। r2 मतलब हो गया l माइनस एक्स, l माइनस एक्स की जगह m1 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आता है। यहाँ से हमारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और साथ में l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। m1 प्लस m2 और m2 ये आपके पास कॉमन आ जाएगा, l भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचा m2 का स्क्वायर, जिसमें से एक m2 तो आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा m2। यहाँ m1 का स्क्वायर था, m1 आपने एक बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर एक m1 बच जाएगा। तो m1 प्लस m2 यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मिलेगा। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलना चाहिए, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन ही है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर इस केस में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। A solid cylinder of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation will be. क्वेश्चन में आपको बोला है एक सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर है जिनके मास और रेडियस सेम है, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी एंगुलर स्पीड स्फीयर से डबल है, ट्वाइस है। ये रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ। अब I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले अपन ले लेते हैं किसी सॉलिड स्फीयर के लिए। तो स्फीयर के लिए अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हाफ आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा की जगह ओमेगा ही चलता जाएगा। वहीं पर अगर अपन के सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर के लिए 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर, और साथ साथ ओमेगा नहीं है, एंगुलर स्पीड डबल है स्फीयर से, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। इन दोनों का आपको रेशियो पूछा था। क्या कैंसिल होगा? mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा।
तो बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा 2/5, नीचे बचा 1/2 एंड 2 का स्क्वायर 4, ये कटेगा आपके पास 2 टाइम, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/5। रेशियो आपका आएगा 1/5, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m and 2m with moments of inertia IA and IB where IB is greater than IA have a equal kinetic energy of rotation. If LA and LB be their angular momenta respectively, then क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो बॉडीज़ हैं ए और बी जिनके मासेस अलग अलग हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, और साथ ही साथ इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको गिवन है आई ए एंड आई बी, जहाँ आई बी की वैल्यू आई ए से ज़्यादा है। इन दोनों के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, तो अगर एल ए और एल बी इनके एंगुलर मोमेंटा हैं तो इनमें रिलेशन क्या होगा। आपके पास 4 रिलेशंस दे रखे हैं, एल ए और एल बी में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, इक्वल, KR1 इज इक्वल टू KR2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है L² / 2I, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 1 के लिए अपन कर लेते हैं LA का स्क्वायर अपॉन 2IA, एंड सेकंड के लिए LB का स्क्वायर अपॉन 2IB। दोनों साइड ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से LA अपॉन LB का होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा IA अपॉन IB। अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर IB इज ग्रेटर देन IA है, ओके। IB जो है वो IA से ज़्यादा है, दैट्स वाई LB इज ऑल्सो ग्रेटर देन LA। LB LA से ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन आएगा हमारे पास C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कोइंसाइड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा कोइंसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। जब ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक हो बॉडी तब ये हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी 0 तब होता है जब आपके पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बोला गया है, तो ये भी आपके पास गलत स्टेटमेंट होगा। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी है जिस पर आपने कपल फोर्स लगाया है। कपल फोर्स क्या होता है कि इक्वल अमाउंट का फोर्स हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, साथ ही साथ इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। इसकी वजह से ये केवल और केवल रोटेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पर नहीं होती। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है, जो कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। ये बात सही है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो तो स्मॉल एफर्ट से भी हम बहुत ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट ही आपके पास सही है। अब ऑप्शन देखते हैं 1 and 2, तो 1 and 2 दोनों गलत थे। 2 and 3, तो 2 and 3 में ये दोनों गलत हैं। 3 and 4 में 3 गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ, नन ऑफ द अबोव। क्यों सर, फोर्थ तो सही है बेटा, फोर्थ ऑप्शन अकेला सही है, इन ऑप्शंस में वो कहीं फिट नहीं बैठता। अगर कहीं आता 4 ओनली तो वो आंसर सही होता, लेकिन केवल फोर्थ है नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ द अबोव, ऊपर वाले में से कोई भी आंसर अपना सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग through center and perpendicular
to the plane of the disk with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is, आपके पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो डिस्क है जो कि अपनी रेगुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। अब इन दोनों को फेस टू फेस कांटेक्ट में लाया गया है जहाँ पर उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कोइंसाइड करती है। आपसे पूछा गया है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना होगा। तो इनिशियली आपके पास में जो एनर्जी थी E1 ले लेते हैं, ये थी हमारे पास हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I1 की जगह I है, प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपको निकालना है। इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देना, आपके पास एनर्जी का लॉस आ जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी पूछा है, ठीक है। अब निकाले कैसे फाइनल के लिए, तो हमारे पास में ओमेगा है ही नहीं भाई, आपको लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए। उसके लिए आपके पास में E1 माइनस E2 चाहिए। E2 के लिए आपके पास में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपन ने ओमेगा ले ली। तो यहाँ से ओमेगा आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। तो इसकी वजह से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी हाफ आई की जगह 2i, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से 2 तो कैंसिल, तो बना आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो E2 को आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो वैसे। तो E2 को जैसे ही सॉल्व करोगे इट विल बी आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में 4। ये आ गई फाइनल एनर्जी। आपको लॉस ऑफ एनर्जी पूछा था डेल्टा E, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल आपके पास था हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई अपॉन 4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा हाफ कॉमन, आई कॉमन, हाफ क्या 1/4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा 1/4 आई कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, तो जैसे आप सोल्व करोगे 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसको सॉल्व करते ही 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास में डेल्टा E आना चाहिए। एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन आ गया ए। इसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड और है। मेथड क्या है, एनर्जी लॉस का सीधा फॉर्मूला लगा दो, वो होता है हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब I1 और I2 तो इक्वल थे, कितने I थे दोनों, तो हाफ I इंटू आई अपॉन I प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। एक आई से एक आई कैंसिल, तो भी ये क्या बनेगा, सेम ही आंसर बनेगा जो अपन को यहाँ पर मिला है, ये दोनों सेम आएंगे। तो या तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो या फिर इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी निकाल कर दोनों को माइनस कर दो, एनर्जी लॉस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ रोप इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton?
एक रोप है जिसको एक होलो सिलेंडर जिसका मास दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, इसके अराउंड बांधा गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है अगर सिलेंडर को रोप की हेल्प से 30 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचा जाए। तो देखो, जैसे ही सिलेंडर से आप एक रोप को बांधोगे, एक रोप को आप यहाँ सिलेंडर से बांधोगे और इसके ऊपर फोर्स लगाओगे F, तो यहाँ पर क्या होगा, इस रेडियस R के अबाउट, ये सेंटर है, सेंटर के अबाउट क्या होगा, ये रोटेट होगा। रोटेट होगा तो टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है आई एल्फा। ये किसके इक्वल होगा, F डॉट आर। वैसे F क्रॉस आर होता, मल्टीप्लाई के लिए डॉट लगाया है, तो F इंटू आर के इक्वल होता। अच्छा, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर के लिए आई होता एम आर स्क्वायर, एल्फा इक्वल टू एफ आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो एल्फा आ जाएगा F अपॉन एम आर। F कितना है आपके पास में 30 न्यूटन, M कितना है आपके पास में 3 kg, और R की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, तो 3 से 30 कैंसिल, 10 टाइम, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाकर बनाएगा 100। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 100 अपॉन 4 विच विल बी इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एल्फा की वैल्यू आएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ द फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 4i केप प्लस 5j केप माइनस 6k केप 8 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 2 इज गिवन बाय। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क आपसे पूछा गया है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही टॉर्क के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आई जे के, पहले R। अच्छा, R वेक्टर तो है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ 2 पोजीशंस है। अब जिसके अबाउट रोटेशन होता है वो होता है आपका इनिशियल पॉइंट, और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो R वेक्टर आपके पास हो जाएगा फाइनल पोजीशन पॉइंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर 2i केप प्लस 0 केप 0j केप माइनस 3k केप, ये तो हो गया फाइनल। माइनस इनिशियल करना है तो 2i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप, ये हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो R वेक्टर आपके पास मिलेगा 2i माइनस 2i 0i, 0j माइनस और माइनस प्लस 2j हो जाएगा, तो 2j माइनस 3k माइनस और माइनस प्लस का 2k, तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो R वेक्टर बना 0i प्लस 2j माइनस k, तो 0i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, उसके बाद में F है 4i 5j माइनस 6k। इसका आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। टॉर्क इक्वल टू पहले तो आएगा आई के साथ बनेगा 2 5 माइनस 1 माइनस 6, फिर आएगा माइनस जे के साथ बनेगा 0 4 माइनस 1 माइनस 6, फिर आएगा के के साथ बनेगा 0 4 2 5। ये आपके पास वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास में सबसे पहले 2 को माइनस 6 से माइनस 12 एंड प्लस 5, माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस के 7i के। फिर यहाँ बनेगा आपके पास में माइनस का 4j के, एंड यहाँ आपके पास में बन जाएगा 0 इंटू 5 0 प्लस 8k माइनस 8k, माइनस का 8k माइनस 7i माइनस 4j माइनस 8k। ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है, माइनस 7i माइनस 4j माइनस 8k, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 ऑब्जेक्ट्स, ए अ सॉलिड स्फीयर, बी अ थिन सर्कुलर डिस्क एंड सी अ सर्कुलर रिंग, ईच हैव द सेम मास m and radius r. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work W required to bring them to rest would satisfy the relation. आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? तो ए तो है आपके पास सॉलिड स्फीयर,
एक तो कौन सा सॉलिड स्फेयर, बी है सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क, एंड सी है आपके पास थिन सर्कुलर रिंग। सबका मास m है और सबकी रेडियस r है, मतलब m और r सेम है। उन्हें सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया है उन सबकी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। आपको ये बताना है कि उन सबको रेस्ट में लाने के लिए वर्क डन का जो ऑर्डर है वो कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑर्डर देखें, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, रेस्ट में लाने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सबका सेम है तो बचा आई, ठीक है। तो देखते हैं डब्ल्यू ए फर्स्ट के लिए हाफ आई कितना है भाई सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डब्ल्यू बी कौन है सर्कुलर डिस्क तो 1/2। अच्छा, सर्कुलर डिस्क के लिए आई होता है 1/2 mr स्क्वायर साथ में ओमेगा स्क्वायर। और डब्ल्यू सी आपके पास है रिंग का होता है mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए m सेम है, r सेम है, ओमेगा सेम है, तो ये सब तो सेम होगा, ठीक है। 1/2 भी सेम, बचा क्या, तो आपके पास यहाँ पर बचा ये जो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई में आया है 2/5 1/2 और यहाँ आएगा 1। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग देखिए किसका वर्क डन ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सी का दिख रहा है 1, देन बी का 1/2 एंड देन ए का 2/5। पहले सी का 1, बी का 1/2 एंड ए का 2/5। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन सी में होगा, देन बी में और देन ए में। तो वर्क डन इन सी इज ग्रेटेस्ट, देन वर्क डन इन बी, देन वर्क डन इन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट its symmetric axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? एक सॉलिड स्फीयर है जो अपनी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट फ्री स्पेस में अपने आप फ्रीली रोटेट कर रहा है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड, कीपिंग द मास सेम। मास को चेंज नहीं किया, सिर्फ रेडियस बढ़ाई गई है। आपको ये बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो नेट टॉर्क है, एक्सटर्नली कोई भी आपने टॉर्क नहीं लगाया है तो नेट टॉर्क कितना है, 0 है। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी क्या कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपके पास टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोलिंग मोशन में है। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। तो आपको के एंड के प्लस के आर का रेशियो बताना है स्फीयर के लिए। तो देखिए के हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² एंड के आर होता है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर एंड ओमेगा हो जाएगा v²/r²। तो ये दोनों तो कैंसिल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास बचेगी 1/2 2/5 mv², ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए KT/KT प्लस के आर। तो KT/KT प्लस के आर, KT की जगह हाफ mv², KT की जगह हाफ mv² प्लस हाफ 2/5 mv², ठीक है। क्या कॉमन है, हाफ mv² तीनों में कॉमन है तो हाफ mv² कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/1 प्लस 2/5, ये बना 1/7/5। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5/7, ये अपना आंसर आएगा। तो 5/7 मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हमें मिल जाएगा।